सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। हवा में वो काटती हुई ठंड थी जो खाल को चीरती हुई हड्डियों तक उतर जाती है। पूरा गांव जैसे जल्दी ही अपनी दहलीजों में सिमट गया था, पर गांव के छोर पर उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों में आज अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई परछाई भीतर घूम रही हो। गांव वाले कहते थे, वो हवेली शापित है, वहां रात में कोई जिंदा वापस नहीं आता। करीब 30 साल पहले वहां रियासत के ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक रात हवेली में आग लगी और कहा जाता है कि आग बुझने के बाद सिर्फ राख बची, पर उन राखों में किसी और की चीखें दबकर हमेशा के लिए कैद हो गईं। इसके बाद से जब भी ठंडी हवाएं इस तरफ बहती, हवेली से अजीब सी कराहें, पायल की आवाजें और किसी के रोने की हल्की गूंज सुनाई देती। पर आज तक किसी ने हिम्मत न की थी कि उस हवेली में कदम रखे। गांव में नए नए आए पत्रकार आरव को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। शहर में पले बढ़े आरव को ये भूत प्रेत की बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती, पर गांव वालों के डर ने उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे हुए बुजुर्ग हरिराम ने कहा, बाबूजी, उस हवेली में कोई नहीं जाता। पिछले साल 3 लड़के गए थे, सुबह सिर्फ 2 मिले, तीसरे का पता आज तक नहीं लगा। अगर इतने खतरनाक होते भूत, तो दुनिया की आधी आबादी तो खत्म हो जाती। बेटा, मजाक हवा में उड़ाया जाता है, हवेली में नहीं। सावधान रहना बेटा। आरव ने उसी रात फैसला किया, वह अगले दिन हवेली में जाकर सच्चाई सामने लाएगा। अगली शाम जब सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का संतरंगी हो चुका था। हाथ में टॉर्च, गले में कैमरा और बैग में रिकॉर्डर लेकर आरव हवेली की तरफ बढ़ने लगा। बाहर से हवेली पुरानी, टूटी फूटी मगर बेहद विशाल थी। दीवारों पर जाले, खिड़कियों पर टेढ़ी झड़ती लकड़ियां और सबसे डरावना, दरवाजा खुद ब खुद आधा खुला हुआ, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। हवा तेज हुई और दरवाजा चर्र की आवाज के साथ पूरी तरह खुल गया। आरव ने खुद से कहा, अच्छा है मुझे दरवाजा तोड़ना नहीं पड़ा। पर उसके बोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि आरव कांप उठा। उसने दरवाजे के फ्रेम पर लगी काली राख जैसी चीज को देखा, जैसे किसी ने सालों पहले यहां आग जलाई हो या कोई जलकर मरा हो। अंदर कदम रखते ही अंधेरा घना था। टॉर्च की रोशनी दीवारों को छूती हुई आगे बढ़ रही थी। हर कोने में पुराने फर्नीचर, टूटी पेंटिंग्स और धुंधली परछाइयां। सबसे ध्यान खींच रही थी वो बड़ी सी पेंटिंग, एक छोटी लड़की की तस्वीर, लाल फ्रॉक, पायल और बड़े बड़े काले आंखों वाली। पर जैसे ही आरव पास गया, उसे लगा कि लड़की की आंखें थोड़ी सी हिली हैं। वो झट से पीछे हटा। नहीं, ये भ्रम है, बस भ्रम। अचानक उसके रिकॉर्डर में कुछ आवाज आई। कोई है? आवाज आरव की नहीं थी। रिकॉर्डर अभी अभी ऑन हुआ था। भय और उत्सुकता मिली जुली सी धड़कन के साथ आरव पहली मंजिल चढ़ा। सीढ़ियां खौफनाक आवाजें कर रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक कमरा आधा खुला, अंदर धुएं की हल्की सी महक, जैसे अभी अभी अगरबत्ती जलाई हो। कमरे में आकर उसने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर राख से बने हाथों के निशान थे, छोटे छोटे हाथों के, जैसे किसी बच्ची ने दीवार पर सहारा लेते हुए भागने की कोशिश की हो। फिर उसे नजर पड़ी फर्श पर एक टूटी पायल। उसने पायल उठाकर पलटी। उस पायल से अचानक टिन टिन की हल्की आवाज आई, जबकि आरव ने उसे हिलाया भी नहीं था। आरव का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और तभी दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपी और रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ। इस बार एक लड़की की आवाज आई, मत आना, पापा गुस्सा होंगे। आरव डर गया। पापा? कौन पापा? अचानक कमरे की कोने में, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, वहां कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई बैठा हो और धीरे धीरे खड़ा हो रहा हो। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च उस ओर घुमाई। एक काला साया, लंबा, टेढ़ा, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं,
साया धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। तुम यहाँ क्यों आए? एक भारी खुरदरी आवाज कमरे में गूंजी। आरव पीछे हटते हुए बोला, मैं बस यहाँ की सच्चाई जानने आया हूं। पर उस साये ने जैसे अपने हाथ फैलाए और अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद आरव ने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी सांसें आरव की गर्दन को छू रही थी, ठंडी बर्फ जैसी सांसें। चले जाओ वरना तुम भी राख बन जाओगे। आरव ने पूरा दम लगाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुला और वह लड़खड़ाता हुआ बाहर भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसला, पर जैसे तैसे वह नीचे पहुंचा। बाहर हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद और खुल रही थीं। मुख्य दरवाजे तक पहुंचते ही आरव ने देखा दहलीज पर राख की एक मोटी परत थी, जैसे कोई जलता हुआ इंसान अभी अभी इसी जगह खड़ा था। आरव ने दहलीज पार की, पर पीछे से एक चीख गूंजी, मेरी पायल लौटा दो। आरव के हाथ में अब भी वो पायल थी। उसने डर के मारे पायल वहीं फेंक दी और दौड़ पड़ा। जब वह गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर घबरा गए। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर कांप रहा था और उसके कपड़ों पर राख जमी थी। हरिराम लाठी लेकर भागे भागे आए। तू हवेली गया था क्या? आरव हाँ में सिर हिलाया, सांसें टूटी हुई। सब लोग डर गए, क्योंकि दशकों में पहली बार किसी इंसान को हवेली ने जीवित छोड़ा था। पर उसी रात जब आरव घर में सो रहा था, उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली और किसी बच्ची की हल्की सी आवाज आई, मेरी पायल लौटा दो। और उसके तकिए पर राख से बना एक छोटा सा हाथ का निशान उभर आया। आरव रात भर सो नहीं पाया। खिड़की से आती ठंडी हवा और तकिए पर बने राख के छोटे हाथ के निशान ने उसकी रूह हिला दी थी। सुबह होते ही उसने फैसला किया, उसे इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। उसे लग रहा था कि बच्ची उसे बुला रही है, कुछ कहना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। गांव वाले आरव को रोकने लगे। बुजुर्ग हरिराम ने हताश आवाज में कहा, पागल मत बन बेटा, जो पहली बार बच गया दूसरी बार जिंदा नहीं लौटता। पर आरव की जिद न टूटी। अगर मैं नहीं गया तो ये बच्ची हर रात मेरे पास आएगी। मुझे जानना होगा वो चाहती क्या है। कहकर आरव फिर हवेली की ओर चल पड़ा। आज हवेली पहले से भी ज्यादा भयावह थी। दरवाजे अपने आप बंद थे, जैसे किसी ने मजबूती से अंदर से रोक रखा हो। पर जैसे ही आरव पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मानो हवेली कह रही हो, आ जाओ आरव, इस बार हमेशा के लिए। अंदर अंधेरा था, पर वातावरण में एक अजीब सी नमी और ठंड थी, जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हों। आरव उसी कमरे में पहुंचा जहां कल रात उसे पायल मिली थी। दीवार पर राख के छोटे हाथ आज और गहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने से पायल की आवाज आई। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, लगभग 8 साल की। लाल फ्रॉक, धुंधला चेहरा और आंखें काली भरी हुई दर्द से। उसने कंपकंपाती आवाज में कहा, मेरी पायल क्यों ले गए? आरव ने डरते डरते कहा, मैं बस मदद करना चाहता हूं। तुम कौन हो? मैं आन्या हूँ, ठाकुर साहब की बेटी। नाम सुनते ही आरव सिहर गया। यानी वो पुरानी हवेली के मालिक की बच्ची जो आग में मरी बताई जाती थी। मुझे आग से नहीं मारा गया था, उसने धीमे से कहा। यह सुनकर आरव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक कमरे में अंधेरा फैल गया। आन्या गायब हो गई और उसी पल भारी आवाज गूंजी, तुमने उसे बुलाया क्यों? सीढ़ियों से वही काला साया नीचे आता दिखा, लंबा, भयानक, और उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। आरव डर से पीछे हट गया। तुम ठाकुर रघुवीर हो? आरव ने कांपते हुए पूछा। मेरे नाम से इस हवेली को मत जोड़ो। मेरा यहाँ कोई नाम नहीं, बस डर है। आरव को समझ आया, ये कोई इंसान का साया नहीं, ये वो सांप है जो आग में जन्मा था। साया गर्जा। आग सिर्फ हवेली को नहीं निकली थी,
उसने मुझे भी जन्म दिया। मैं उन चीखों का रूप हूँ, उन दर्द का रूप हूँ जिन्हें इस हवेली ने निगल लिया। आरव ने साहस जुटाकर पूछा। आन्या का क्या हुआ था? सच क्या है? साया और भयानक होता गया। सच जानकर क्या करोगे? तुम इंसान हो और इंसान हमेशा डर कर भागता है। लेकिन इसी बीच पीछे से किसी ने हल्के से कहा, सच उसे पता चलना चाहिए। आन्या फिर से प्रकट हुई। साया जैसे उसकी उपस्थिति से तड़प उठा। आन्या ने कांपती आवाज में कहा, उस रात हवेली में आग नहीं लगी थी, आग पिताजी ने लगाई थी। आरव स्तब्ध हो गया। माँ मुझे लेकर भागना चाहती थी, वो ठाकुर के जुल्म से तंग आ चुकी थी, पर पिताजी ने हमें रोक लिया, माँ को कमरे में बंद कर दिया और गुस्से में आग लगा दी। आरव ने मुट्ठियां कस ली। तुम? आन्या की आंखें भर आईं। मैं माँ को बचाने दौड़ी, लेकिन पिताजी ने मुझे धक्का दिया। मैं सीढ़ियों से गिरकर मर गई और फिर पिताजी खुद आग में फंसकर जल गए। उसकी आवाज टूट रही थी। उस रात चीखों, डर और दर्द ने एक दुष्ट साये को जन्म दिया जो आज तक हवेली पर राज करता है। पिता की आत्मा भी उसी में समा साया गई। क्रोधित हो उठा और गरज कर बोला, झूठ, तू मरी थी क्योंकि तूने भागने की कोशिश की थी। साया तूफान की तरह आरव और आन्या की ओर बढ़ने लगा। आरव डायरी खोजने कमरे की ओर दौड़ा। पिता ठाकुर की पुरानी डायरी, जो किसी भी रहस्य को खोलने की कुंजी हो सकती थी। कमरा धुएं से भरा था, पर मेज पर एक जली पुश्त डायरी रखी थी। आरव ने जल्दी से उसे उठाया। उसी पल साया गरज कर बोला, वो डायरी कोई नहीं देखेगा। कमरा कांपने लगा। छत से धूल गिरने लगी। आरव ने डायरी खोलकर तेज आवाज में पढ़ा, मैंने सब बर्बाद कर दिया, घर, बीवी, बच्ची। अगर कोई मेरी इस गलती को पढ़े तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये लिखते ही हवेली में अजीब सी आवाज गूंजी। साया तड़पने लगा। नहीं, ये झूठ है। मैं दोषी नहीं। लेकिन डायरी के हर शब्द के साथ उसके शरीर की धुन घटने लगी, उसकी शक्ति कम होने लगी। अन्या ने आरव का हाथ पकड़ा। बस थोड़ा और पढ़ो। आरव ने आखिरी पंक्ति पढ़ी, आग ने मुझे नहीं मारा, मेरे पापों ने मुझे जला दिया। साया एक भयानक चीख चीखने लगा और धुएं में गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। अन्या ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद आरव, आज पहली बार मुझे रोशनी दिख रही है। अब मैं माँ के पास जा सकती हूँ। उसका शरीर चमकने लगा और एक रोशनी में गायब हो गई, जैसे कोई दुखी कहानी आखिरकार अपना अंत पा चुकी हो। आरव हवेली से बाहर निकला। गांव वाले दौड़ते आए। जब उन्होंने आरव को जिंदा देखा, सब हैरान रह गए। हवेली में खतरा अब खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद आरव शहर लौट गया और इधर गांव में लोग बिना डरे अपना जिंदगी जीने लगे।